ये हम जानना चाहेंगे कि जो पहले आप गले में लगा रखा है आपने, उसका क्या संकेत है? कि मैं केवल मुसलमान की पार्टी हूँ, इसको दाग को मिटाना है। मैं चुनाव में उतरा हूँ चुनाव जीतने के लिए। हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, वो पार्टियां खतरे में है। इसलिए वो ऐसी रोटियां जो है वो सेकते हैं। इस वक्त मैं शिवहर में मौजूद हूं और शिवहर की इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां से एनडीए की तरफ से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। एक और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वो हैं ओवैसी के प्रत्याशी, यानी कि एमआईएम के प्रत्याशी हैं रंजीत राणा जी, मतलब राणा रंजीत जी। इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही है, इनके पिता पूर्व सांसद यहाँ से रह चुके हैं और काफी एरिया में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, काफी इनकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का वोट भी निर्णायक होता है, खुद ये राजपूत समाज से आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं और बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ सियासी समीकरण यहाँ पर चल रहा है। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम जानना चाहेंगे कि जो पहले आप गले में लगा रखा है आपने, उसका क्या संकेत है? गले में जो ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात ये देखिए, ये हम लोग का जो मुहिम है हम लोगों ने शुरुआत किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया, मुझसे वादा लिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पार्टी के ऊपर जो लोग धब्बा लगाते हैं कि मैं केवल मुसलमान की पार्टी हूँ, इसको दाग को मिटाना है और लोगों को समझाना है कि मैं कभी किसी पार्टी को लेकर के, किसी जाति को लेकर के नहीं हूँ। मैं समाज के ऐसे वर्ग को लेकर के ज़्यादा लड़ाई लड़ता हूँ जिसकी कोई बात नहीं करता है, जैसे अकलियत हो गई, दलित हो गई, और खुद वो बैरिस्टर है। तो उन्होंने बोला कि भाई इस दाग को आपको मिटाना होगा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश दुनिया भी आपने देखा है और ज़मीन से भी आप जुड़े हुए हैं। तो उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े और तीन अलग अलग जो है जातियों को, धर्म को लोग बांटते हैं। हरा रंग लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज का है, भगवा हिंदू का है। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि राणा जी कैसे कैसे ओवैसी तक कैसे पहुंच गए? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और सारी चीज़ों को समझता हूँ कि कोई पार्टी लड़ा करके, जाति धर्म करके, कोई पार्टी विकास की बात करके या चुनाव जीतने के लिए कौन सा समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों का मुझे ख्याल है। मैं चुनाव में उतरा हूँ चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के लिए कौन से समीकरण की ज़रूरत है, कौन से तरीके की ज़रूरत है, किस तरह के संसाधन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की तैयारी करके हम चुनाव में निकले हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमारी चर्चा नहीं थी, चूँकि हम कोई बड़ी पार्टी से नहीं थे। दो बड़े पार्टी से जो उम्मीदवार आए थे उनकी चर्चा थी, वो मुझसे कई किलोमीटर आगे रेस में थे, लेकिन मैं धीरे धीरे मेहनत करते करते आज बराबरी पे था और अब आगे निकल चुका हूँ। क्योंकि शिवहर का बेटा होने का जो है तमगा जो मुझे मिल रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई बाहरी को और नहीं देखेंगे, क्यों करें। हम 6 विधानसभा, 17 प्रखंड और लगभग 200 पंचायत के लोग एक नेता नहीं पैदा कर सकते कि बार बार बाहरी को लेकर के आए। उसको लेकर के जो इमोशनल मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या बाहरी का जो मुद्दा चल रहा है, मुद्दा बनकर उभरा है, तो क्या वो उसका फायदा राणा जी को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा और वही गेम चेंजर होगा। मैं, अगर आप जाति समीकरण की बात करते हैं तो मैं समझाता हूँ आपको। आप एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए का वोट जरूर है, लेकिन गलत व्यक्ति को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। आज जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, दलित समाज, क्योंकि जी कृष्णैया जी के मर्डर केस को लेकर के दलित समाज सीधे कहता है कि भाई दलित के हत्यारे को हम वोट नहीं देंगे। तो आप दलित में 0% पे हैं। जो आपने बात कही कि हम राख लगा के जीभ खींच लेंगे ब्राह्मण का, ब्राह्मण समाज 0% पे आप हैं। ये एनडीए के कोर वोटर्स हैं। एनडीए का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो है मुस्लिम वैश्य समाज। वो 3 हिस्से में बट रहा है, क्योंकि आरजेडी ने जो गेम खेला है कि एक वैश्य समाज के महिला को टिकट दिया है। दूसरा, एक योगी अखिलेश्वर दास जी तेली समाज से आते हैं, वो भी बहुत मजबूती से पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। और वैश्य समाज का जो समीकरण है, अगर वैश्य समाज की संख्या 4 लाख है तो उसमें 2-2.25 तो केवल तेली समाज के लोग। लेकिन अगर आप देखेंगे और पाएंगे कि हर जगह, इससे पहले भी जो एमपी थी वैश्य समाज से थी लेकिन कलवार से थी, तेली को नेतृत्व तो नहीं मिलता है। इस बार भी उनको लग रहा था कि सुनील कुमार पिंटू जी जो सीतामढ़ी थे उनको टिकट मिल जाएगा, या संजय गुप्ता जी जो बेलसंड के विधायक है वो भी तेली थे, उनको मिलेगा। बीजेपी से टिकट मिलने की बात कर रहे हैं? बीजेपी या एनडीए का और नाम चल रहा था चर्चा में। हाँ, इस तरह के नाम थे। आपके भाई हैं जो नहीं, मेरे भाई का नाम भी चला होगा क्योंकि विधायक है, तो जो विधायक है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो एनडीए की तरफ से हैं और आप इधर की ओर से हैं। बिल्कुल। कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाते हैं? ये उनको भी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, वो मेरा विरोध कर रहे हैं। वो अपने जो कैंडिडेट है गठबंधन के, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार मैं जहाँ जाता हूँ, मेरे फोटो जहाँ खिंच जाए वो अगले दिन पहुँच जाते हैं।
तो ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। आप किसी गठबंधन से हैं, आप दूसरे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन संस्कार और परिवार और बड़े भाई वाला जो संबंध है वो तो रहेगा। लेकिन राजनीतिक अपने 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 विचारधारा है। मेरे पिताजी राजद से लंबे टाइम तक वहीं से शुरू किया, वहीं खत्म किया, और अकलियत ने उनका बहुत साथ दिया। वो मंत्री रहे 15 साल, वो सांसद रहे। वहाँ पे हमारे इलाके में खास करके आरजेडी के टिकट से लड़ते थे, लेकिन वहाँ कॉम्बिनेशन MY नहीं था, MF हुआ करता था, मुस्लिम और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन। तो अकलियत का मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। मेरे भाई साहब एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसकी वजह से मेरा एक परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा अकलियत वो छूट रहा था। मुझे तकलीफ था, मुझे मलाल था कि मैं कुछ करूं अपने परिवार को बचाने के लिए। पिता का अर्जा हुआ संपत्ति जो लोग थे वो टूट ना जाए, इसकी चिंता थी मुझे। तो उसे मौका देखते हो अपने चौक? तो मैंने एक ऐसी पार्टी को चुनना पसंद किया। मैं जन स्वराज का जो है जिला संयोजक था, लेकिन जन स्वराज पार्टी नहीं बनी। चुनाव में कैसे संपर्क कैसे हुआ, थोड़ा जानना चाहेंगे। इस जमीन पे अगर आप रहिएगा तो लोग अपने आज जैसे हम और आप मिल गए, कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा, कुछ बातें मालूम चली होंगी तो आप मेरे पास आए। तो संपर्क, एक फ्रिक्वेंसी के लोग, एक विचारधारा के लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। चर्चा तो आपकी काफी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उधर से आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, आप इधर आनंद मोहन के आप जो है कि बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिता को आपने हराया था उन्होंने। तो कैसे जब पहुंच रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो MIM का झंडा लेकर के जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त एक उत्साह है। लोकतंत्र अगर त्यौहार है और उस त्यौहार को अगर कोई मना रहा है तो शिवहर संसदीय क्षेत्र मना रहा है। अभी आप मुझसे कार्यालय में मिले हैं, अगर आप मुझे किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी टोला में मिलते, गजब का उमंग है कि मैं केवल बता दूं कि मैं इस इलाके में आ रहा हूँ। लोग ये नहीं पूछते हैं कि वैसी पार्टी जिसका बीजेपी विरोध करते हैं, वो बीजेपी के लोग, उस पार्टी से आप आ रहे हैं, पार्टी कितना मैटर रखती है? कोई मैटर नहीं रखता है। आज ओवैसी साहब को अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम की पार्टी है, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि शिवहर संसदीय क्षेत्र के 90% ब्राह्मण मेरे साथ हैं। अगर उनको तकलीफ होती, किसी को तकलीफ नहीं है, वो पार्टियां जो रोटी सेक रही है ना, राजनीतिक रोटी सेक रही है, केवल उनको तकलीफ है। कोई हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, वो पार्टियां खतरे में है। इसलिए वो ऐसी रोटियां जो है वो सेकते हैं ताकि उनका दुकानदारी चलता रहे। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, MBA इंजीनियरिंग किया, MNC में काम किया और धरातल पे अब काम कर रहा हूँ, सब चीज़ों को समझता हूँ और इसीलिए उस जहर को काटने निकला हूँ। मेरे जितने भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसमें आप देखिएगा, हम मंत्र का उच्चारण भी करवाते हैं और कुरान के आयत का भी जो है उसमें उच्चारण करवाते हैं, और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। आप अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। जुनून वही है, देशभक्ति वही है, केवल शब्दों का फर्क है। तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है राजनीति में? बिल्कुल, हमारा अगर देश के लिए हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर आप कह रहे हैं, आप केवल भारत माता की जय का कॉपीराइट आपके पास नहीं है ना, आप देश के जो है, आप नेशनलिस्ट होने का जो सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर वही जुनून है, वही देशभक्ति है। तो कोई भी जब कारवां होता है, आप देखते होंगे जब आर्मी के लोग लड़ाई करने जाते हैं तो अपना मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपने लिए गर्व की बात करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, तो जो उनको जोश दे उन्हें। तो एक तरह का उमंग है, इस तरह का आप जलसा में, इस तरह के माहौल में आप कुछ जोश लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। तो क्या मुद्दे क्या हैं इस बार के शिवहर के? तमाम तरीके की बातें होती हैं, शिवहर के विकास की बात होती है। कितना लगा कि आपको कि पिछली बार से जो 3 बार से बीजेपी की सांसद रही थी, उन्होंने कितना विकास किया है? आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार शिवहर के? देखिए, शिवहर ही नहीं, पूरे देश का केवल एक ही मुद्दा बनता चला गया था। पिछला जो चुनाव हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। जो भी भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट था, लोग समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान से आया लड़ने के लिए। वो जो ऐसा देशभक्ति का और नेशनलिज्म का जो माहौल बना था, और वो पुलवामा का घटना हुआ था, कई चीज़ें, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कोई लहर नहीं है, कोई अंडरकरंट नहीं है, लोग व्यक्ति को देख रहे हैं और रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। माहौल भी 400 पार का जो नारा था वो बंद ही हो गया है और अब लड़ाई बहुत टाइट हो चुका है। जो उन्होंने सर्वे भी कराया है, रीजनल पार्टीज बहुत सक्रिय हैं और जो लोकल व्यक्तित्व जो है एज ए इंडिविजुअल लोग देख रहे हैं। ऊपर देखो, एक बीमारी है मोदियाबिंद जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे का नहीं दिखता है, बगल का नहीं, ऊपर देखो, ऊपर देखो। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि ऊपर देखो, उसको प्रधानमंत्री बनाना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना, नहीं, तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। लेकिन नहीं, ये लोगों के जो बातें चल रही थी, शिवहर के जो मेन मुद्दे आप बात करिएगा, तो पहला सवाल जो आपने किया कि रमा देवी जी ने क्या विकास का काम किया, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं इसलिए टिकट काट दिया गया। वो बीजेपी वाले चाहते ही नहीं थे कि उनको टिकट दे, इसलिए जदयू के कोटा में इसको दे दिया गया।
जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है। तो अंडर परफॉर्मर वो थी, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे चुनाव जीता करती थी। क्षेत्र में घूमना तक उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको मालूम है कि जब चुनाव जीतना है मोदी जी के नाम पे, तो मुझे घूम करके क्या करना। मुद्दे बेसिकली यहाँ पे ये है कि आज पूरे देश का जो बैग बनता है ना, छोटा सा एग्जाम्पल बता, इससे कई एग्जाम्पल हैं। जो बैग बनता है, वो जो स्कूल में बच्चे जो ले आते हैं, 50% बैग हमारे शिवहर संसदीय क्षेत्र के जो कारीगर है वो बनाते हैं। और आप कई मुस्लिम इलाकों में खास करके आप जाएंगे तो बैग की फैक्ट्रियां अब यहाँ खुलने लगी। तो इस तरह का जो पलायन करके हम दूसरे जगह पे जाके दूसरे सेट के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं वैसी इंडस्ट्रीज को हम क्रिएट करें। अब जब इंडस्ट्री क्रिएट करने की बात आएगी तो सबसे पहले मसला होगा ट्रांसपोर्टेशन का, अच्छे रास्तों का, सड़कों का। यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं उसकी हालत बहुत बेहाल है। बाढ़ ग्रसित इलाका था, वही सड़कें बनता था, बाढ़ आता था, टूट जाया करता था, ऑडिट होता नहीं था, कोई देखने समझने वाला नहीं है। लेकिन अब पोल खुल गया, चूंकि पिछले 2 साल से बाढ़ नहीं आ रहा है, तो भी सड़कों की वही हालत है। अगर आप चिरैया का मेन सड़क पे आप जाएंगे, जहाँ पे थाना है, ब्लॉक है, वहाँ पे आप चल नहीं पाएंगे। शिकारगंज, यहाँ बिलवा घाट, आप जहाँ शिवहर में है, अगर आप ढाका जाना चाहते हैं तो इतना बुरा हालत है उस इलाके में, इतना खराब सड़क है। तो जब सड़कें खराब होती हैं तो समस्या जो है आपका उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो पंचायतवार तैयार किया है और डिसाइड किया है, कमेटी तय किया है। उसी कमेटी ने मुझे अपना मैनिफेस्टो भी दिया है और चुनाव जीतने के बाद MP लेड का जो फंड होता है वो कमेटी तय करेगी। अगर मान लीजिए कि इस पंचायत को मैंने 50 लाख दे दिया, इस प्रखंड को मैंने 1 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में दे दिया, तो वो कमेटी तय करेगी कि 10 लिस्ट है काम का, इसमें से हमें क्या कराना है। जैसे कमेटी अपना सुझाव रखेगी, मैं भी MP होने के नाते केवल अपना सुझाव रखूंगा, बाकी निर्णय जो है वो कमेटी लेगी। तो इस तरह के कई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। और सही मायने में जो एक MP का ताकत होता है, जनता को ताकत देना। पहले हम वोट लेकर के आप एक तरीके से ताकतवर होते हैं ताकि कोई गलत आपके साथ नहीं कर सके, आप एक प्रतिनिधि होते हैं। तो समस्या जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो अफसरशाही बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि अब नेता बड़े कमज़ोर हो गए। पुराने नेता बहुत मजबूत हुआ करते थे। एक बार नेता अगर बोले किसी अफसर को तो डर जाया करता था, घूस नहीं मांगा करता था, और डरता था कि भाई अगर मैं घूस मांगूंगा तो नेता मेरा क्लास ले लेगा। अब परिस्थिति है, कमीशन फिक्स हो गया है, विधायक का कमीशन फिक्स है, इलाके में सबका कमीशन फिक्स है। तो चाह करके भी नेता अफसर का विरोध नहीं कर सकता है। ऐसा कभी हुआ कि जीत गए, उसके बाद जो अभी हाल हुआ MIM के विधायकों का? देखिए, राणा जी के साथ भी मैं सीताराम बाबू का बेटा हूँ और इस इलाके में आप पता करिएगा सीताराम बाबू क्या व्यक्तित्व थे, और उन्हीं का खून मेरे रगों में दौड़ता है। इस तरीके से अच्छा समय बुरा समय एक ही पार्टी में बिताया उन्होंने। वैसे ही हमने एक वादा किया अपने लोगों से, इस पार्टी का भविष्य मैंने देखा है और आने वाले भविष्य में मुस्लिम की पार्टी ये बनने जा रही है। किसी भी विधानसभा में 30,000 कम से कम मुस्लिम वोटर्स हैं, किसी भी लोकसभा में 3 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। और अगर राणा रंजीत एक हिंदू का बेटा MIM का सांसद बनता है तो पूरा देश उसको जानेगा, पूरा मैं देश के लेवल का नेता बनूंगा। 574 अगर सांसद होते हैं तो उसमें एक सांसद जिसको पूरा देश जानेगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है इस पार्टी में, क्यों मैं दूसरी पार्टी के बारे में सोचूंगा। और मेरे बुरे वक्त में इस पार्टी ने मेरा साथ दिया, मैं जन स्वराज में जुड़ा हुआ था, इन पार्टी नहीं बनी और लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उस समय मैं बड़ा धर्म संकट में था, परेशान था, क्योंकि मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ संसदीय क्षेत्र के लिए। तो उस समय MIM ने मेरा साथ दिया, ओवैसी साहब ने मुझे विश्वास दिखाया, तो ये पार्टी अब कयामत की रात तक यही पार्टी। जीत की तरफ आप देख रहे हैं या फिर आनंद मोहन से वो जो बदला है उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, शुरुआत भले वो एक छोटा सा कारण जरूर रहा हो, लेकिन वो भावना थी, एक भावना बिल्कुल थी। अगर किसी ने इस चित्तौड़गढ़ कहा जाता है शिवहर को, तो अगर किसी ने खराब किया तो उसी व्यक्ति ने खराब किया है। मेरे पिताजी 2009 का चुनाव अगर हारे तो उसी व्यक्ति की वजह से हारे। उन लोगों का वोट मांगने का तरीका ही अलग है। पहले वोट मांगे कि मेरा बेटा जेल से निकल जाएगा अगर से आप सांसद बना देंगे, मेरा बेटा जो है हम लोग का जेल में है, रोजी रोटी चल जाएगा अगर सांसद बना देंगे, हमारा बेटा को, मतलब अरे भाई मुद्दे ये थोड़ी ना होते हैं। ये थोड़ी ना है कि आप किसी से दान और वो मांग रहे हैं। आपके मुद्दे क्या हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप कैसे विकास करेंगे शिवहर का। तो ये मसला और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे MP बनाइएगा तो मैं जेल से निकल जाऊंगा, मुझे MP बना दीजिएगा तो मेरा बेटा ये बन जाएगा। और बेटे को भी दिया तो मौका, शिवहर से विधायक होने का मौका दिया, चले गए।
चले गए। हालत ये है कि अपने इस विधानसभा में वोट मांगने नहीं जाते हो। उन्हें मालूम है कि कहाँ कौन हमें अपमानित कर दे सवालों से, तो डर है उनके अंदर। तो आपके जो जो आपने अतीत में काम किया है वो भविष्य का ढांचा उसी हिसाब से बनता है। तो शिवहर जो उनका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ हुआ करता था, आज सबसे कमजोर है वो शिवहर। उनके कारनामों की वजह से एक टाइम था, एक दौर था आनंद मोहन जी का, अब वो दौर खत्म हो गया। दौर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब तो हालात ये हैं कि मैं लेट से शुरू किया, अगर मैं पहले से चुनाव के मैदान में उतरा होता तो किसी समाज के यहाँ कुर्सी तक नहीं मिलता बैठने। सुबह हमने बात की थी तो हमने जब बाहुबली का जिक्र किया तो वो नाराज हो गए थे, तो क्या वो बाहुबलीपन खत्म हो गया है? कल ही हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है। कल रात की घटना बता रहा हूँ। 8 बजे हम हमारा ममहर घोड़ासान प्रखंड है यहाँ नेपाल के बॉर्डर के पास, इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। वहाँ हम लोग लगभग 8 बजे के आसपास चाय पीने गए। उन्होंने चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद जब हम निकले, उसके बाद 2 घंटे के बाद खबर मिला कि भाई कुछ लोग पहुंचे वहाँ पे, उनको गालियाँ निकालने लगे कि तुमने कैसे बिठा दिया उस आदमी को। कुछ महिलाएं आई बचाव में तो उनका सर फोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया, और एक आदमी को इतना मारा कि 14 टाका लगा उसको, वो भी राजपूत समाज से ही थे। तो हम लोग 2 बजे रात को गए वहाँ पे, उनसे मिले, थाना को बुलाया, FIR करवाया। तो राणा जी उतर कर चुनावी मैदान में राजपूतों को 2 फाड़ में कर दिया है। देखिए, किसी फाड़ में नहीं किया हूँ। तो कभी आपको भाई साहब ने नहीं समझाया कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा हम लोग की अलग है। आप मेरे कई बयान को सुनेंगे, मैं हमेशा मोदी जी के कई सिद्धांत के खिलाफ ही बोलता आया हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक बैठक थी, मैंने चीनी मिल की बात कही, और परिवारवाद की जब उन्होंने बात कहा तो उसमें भी हम लोगों ने बात को रखा कि आप अपने RSS के परिवार को संभालिए, वो टूट रहा है। पहले आपकी पार्टी का यही मजबूत पक्ष था कि आप अपने संघ के लोगों को आगे करते थे, लेकिन अब बाहर से आप इम्पोर्ट करने लगे हैं। तो मैं हमेशा, हमारा विचारधारा अलग है, भाई के नाते भले हमारा आपस में संबंध है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा हमारा अलग है। वैसे हिसाब से बातचीत होती है या आदेश कैसे आता है? बिल्कुल ओवैसी साहब और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है, बहुत समर्पित संगठन है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता नहीं होते हैं, बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। उस पार्टी के 100 कार्यकर्ता और हमारे पार्टी का 1 दीवाना बराबर है। एक तो जो यहाँ पर राजपूतों का समीकरण है, मुसलमानों का समीकरण है, तो जो ये वोट बैंक है, क्या वो आपकी तरफ मूव करेगा? राजपूतों का वोट मूव कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आनंद मोहन जी यहाँ तीसरे स्थान पे हैं आज की डेट में। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि एनडीए बीजेपी के द्वारा वैश्य समाज का कैंडिडेट ना उतारना राणा जी को फायदा पहुंचा रहा है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होना मेरे लिए फायदा पहुंचा रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी और वो फूल छाप जो है ना, वो इतना डर मुसलमान भाइयों में बना हुआ है फूल छाप का, कि अगर फूल छाप होता, कमल छाप होता, कमल का निशान होता, तो शायद अकलियत को फिर डरा करके उनको आरजेडी की तरफ कर दिया जाता। लेकिन चूंकि ये तो पलटू पार्टी है, इस तीर का कोई धर्म ही नहीं है, इस दिशा में जाएगी उस दिशा में जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनको जिता भी देते हैं तो कल किस पार्टी में जाएगी कोई नहीं जानता है, हरा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से बीजेपी का सिंबल नहीं होना एक बड़ी बात है। और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, आरजेडी के कई कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, लेकिन वो खुल करके नहीं आ सकते हैं, उनकी मजबूरी है। व्हाट्सएप कॉलिंग मुझे करते हैं वो, और मुझे कई तरह के सुझाव देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कई ऐसे गैर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, बिल्कुल दिया है, लेकिन उसमें से जीत पाए बहुत कम ही। कोई बात नहीं है। अच्छा, पिछले बार गोपालगंज का बाई इलेक्शन अगर आपको याद होगा, तो अगर उसमें अगर तेजस्वी जी 1 कप चाय केवल हिना मैडम के साथ पी लेते तो गोपालगंज का बाई इलेक्शन वो जीत जाते। लेकिन इतना उनके अंदर एक, क्या बोलिएगा, घमंड है, या इतना उनके अंदर ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार को सींचा, उनके पार्टी को सींचा, उनको मुख्यमंत्री उनके पिताजी को बनाया, तो राजनीति में इतना ईगो नहीं रखा जाता है। उसी का वजह MIM के कैंडिडेट लड़े वहाँ से 12,000। MIM के तो कैंडिडेट पलट करके चले गए उधर ही। अब तो उनका ऐसा सिद्धांत है जो नहीं, उनका तो मर्डर हो गया। लेकिन मैं गोपालगंज की बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी नॉर्थ बिहार की बात कर रहा हूँ, जहाँ से वो 4 सीट या 5 सीट जो भी जीत कर गया, वो बाकी आरजेडी में चले गए। तो 4 चले गए तो 1 बचा भी तो है, तो हमारा ईमान बचे। तो ऐसा भी तो व्यक्ति है जिसने अपने ईमान, वो भी चले जाते तो बाय द वे बिहार में MIM की कोई साखी नहीं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद आप नेता को खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने विधायकों को अपनी तरफ कर लिया है, वोटर्स को नहीं किया है। वोटर्स आज भी MIM के साथ ही है, और आप देखेंगे किशनगंज का चुनाव अख्तरुल इमाम साहब जीतने जा रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो आप जीतने के बाद आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, विधायकों को खरीदिएगा, वोटर्स को नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि MIM के जो वोटर्स हैं
जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दीवाने हैं, वो बिल्कुल पागल हैं। वो अपने अपने नेता के लिए एक जुनून है उनके अंदर। दुबई से टिकट कटा करके लाखों रुपए खर्च करके मुझे वोट करने लोग आ रहे हैं। मुंबई से छुट्टी लेकर के कुछ लोग नौकरी छोड़ करके, कि छुट्टी नहीं मिला तो नौकरी तक उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये दीवानगी किसी और पार्टी में नहीं है, इसी पार्टी में होगी। चलिए तो देखते हैं कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो दीवानगी किस तरह से राणा रणजीत जी की तरफ नजर आएगी। और यहाँ पर जो समीकरण है राजपूत, वैश्य, मुस्लिम, ये बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो राणा रणजीत जी आए हैं, इसके बाद यहाँ का समीकरण कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा, ये 4 तारीख को फैसला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।